गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, और जो हमने 100 रूल्स का रिवीजन प्रॉमिस किया था वो कल हमने फुलफिल कर लिया। 100 बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। बेसिक क्या मतलब, कुछ बेसिक, कुछ थोड़े से अनकॉमन से। हाँ, कोशिश की है कि उसमें जो फ़ायदेमंद है वो कवर हो जाए। एंड फॉर टुडे व्हाट वील डू इज़ कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रॉब्लम क्या है कि इतने ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, कहाँ तक याद किया जाए। लेकिन फिर भी क्या है, फर्स्ट कोशिश आप ये करिए, पहली कोशिश कि जितने प्रीवियस ईयर के हैं वो पहले याद कर लिए जाएं, और उसके बाद जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। अल्टीमेटली अगर आपने रेगुलर रीडिंग लगाई होगी कुछ सालों से तो आपको इनमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनीवे, मेरी सलाह ये रहती है कि जब भी आप कोई इडियम या खास तौर से इडियम देखें, जो मुहावरा है, तो कोशिश करिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे ये बना, या उससे रिलेटेड कोई भी कहानी, सच्ची हो या झूठी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कोई कहानी है जो उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उस तरह से उसको याद रखने की कोशिश करिए। रट्टा मार के याद करेंगे तो भूलते रहेंगे। हाँ, अगर कोई स्टोरी है उसके इर्द गिर्द, कोई कहानी है, कोई एनेक्डोट है उसके आसपास, तो चांसेस हैं कि वो किसी न किसी तरह से आपको याद रहेगा और मौके पे याद आ भी जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन वी हैव इज, इट सेज ऑल एट सी। दे वर ऑल एट सी। जैसे अगर आप बात करें, मान लीजिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस हैं क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग के लिए। सुबह का टाइम है, हवा में मॉइस्चर है, पिच में मॉइस्चर है, पिच ग्रीन है, और फास्ट बॉलर्स बिल्कुल अपने प्राइम में है, बिल्कुल फिट होके बॉल कर रहे हैं। तो उस समय जो बैट्समैन, जो बैटिंग टीम रहेगी, उसकी हालत थोड़ी खसा रहेगी उनको खेलने के लिए। तो हम कह सकते हैं द बैट्समैन वर ऑल एट सी। मतलब यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो है अनसर्टन है, पता नहीं क्या होने वाला है, अगली बॉल कहां पड़ेगी, कहां घूमेगी, क्या करेगी, क्या स्विंग होगा। तो ऑल एट सी हो जाता है अनसर्टन होना है। कहां से आया? बिफोर एक्यूरेट नेविगेशनल एड्स, जीपीएस जब नहीं था, अब तो खैर जीपीएस भी अभी इतना एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी एक्यूरेट हो गया यार, ये बात तो है। ओला उबर घर तक तो पहुंचा ही देती है। एनी शिप आउट ऑफ साइट वाज इन एन अनसर्टन पोजीशन। भाई एक शिप निकला और समुद्र में जब तक दिखा तब तक तो आपको पता है कि यार वो वहां पे है, इस दिशा में जा रहा है। जैसे ही वो नजरों से उछल हुआ, गायब हो गया, नाउ यू आर अनसर्टेन, वो लेफ्ट गया या राइट गया या नीचे चले गया है। तो ऑल एट सी का मतलब अनसर्टेन होना। ये कहां से आया? जब जीपीएस नहीं था, और तब जब जहाज दिख रहा है तो दिख रहा है, जब दिखना बंद हो गया तो पता नहीं कहां गया, गारंटी नहीं कर सकते लेफ्ट है या राइट है या अप है या डाउन है। अब तो नहीं जाएगा, डाउन का चांस ज्यादा बनता है। Second one is from the horse's mouth. From the horse's mouth, he was getting information from the most reliable source. ये कहते हैं हमारे सूत्रों के अनुसार। तो from the horse's mouth का मतलब ये हुआ कि जो आपका सूत्र है बड़ा पक्का है, बड़ा पुख्ता है, मतलब उस पर आपको संदेह नहीं है, जो खबर आई है वो सही ही आई होगी। कैसे बनाइए? From 1900s, where buyers could determine a horse's age by examining its teeth. कहा जाता है कि भाई जैसे हॉर्स रेसिंग के लिए कोई आपने यंग कोल्ट खरीदना है तो पता होना चाहिए ना उसकी एज लगभग क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है कि 1 साल का बोल के 3 साल का जो हॉर्स है वो यंग हॉर्स है वो बेचे दे रहा है। तो लोगों को अंदाजा थोड़ा लगता था कि उसके दांत गिन के बता सकते थे कि इसकी एज अंदाजन कितनी है। सो अब यहां से ये इडियम हमारा निकलता है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि भाई हमने बिल्कुल दांत गिन के पता किया, पक्का पता किया इसकी एज कितनी है। तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ क्या हो गया कि जो मेरा सोर्स है, जो मेरी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जो सूत्र है, वो बिल्कुल पक्का है, उस पर जरा भी शक संदेह नहीं है मुझे। दैट इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स। भाई देखिए, जैसे हम कयास लगा रहे हैं पढ़ के कि यार कप्तानी क्यों गई, ऐसे गई या वैसे गई, बट अगर आप सीधे विराट कोहली से पूछ लो भाई क्या हुआ, और वो आपको सच सच बता दें, तो ये सबसे रिलायबल सोर्स है। दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये गाना है हु लेट द डॉग्स आउट, और एक हमारा इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू मिस्टेकनली रिवील अ सीक्रेट। गलती से कोई राज जो है वो रिवील कर देना, बता देना, एक्सपोज कर देना। वैसे भी अब किसी मन में कहाँ कुछ पेट में बचती है बात, ठीक है, राज तो कोई रख ही नहीं पाता है। तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू मिस्टेकनली, कह रहा है कि गलती से यार हो गया ऐसा, ठीक है। कैसे बना? अप टू इंक्लूडिंग 1700 a street fraud was replacing valuable pigs with less valuable cats and selling them in bags.
भाई बैग में, बोरे में आपने पिग बोल के कैट पैक कर दी और बेच दिया उसको। जब वो पलट के आया, आपने मना कर दिया कि भाई हमने तो ऐसा किया नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर बैग वहां खोला गया और बैग से निकली बिल्ली, तो आपका जो सीक्रेट था ना, जो आप एक चीज के बदले दूसरी चीज बेचे दे रहे थे, वो धरा जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेट द बैग बोल रहा हूं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए सब पुराना इतिहास चला आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से कितना सच है कितना झूठ है वो वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है, कम से कम कहानियां, भाई ऑल एट सी, जहाज गया किधर गया पता नहीं, ऑलराइट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पिक के बदले कैट पैक करके। जैसे कई खबर आती हैं ऑनलाइन, क्या कहते हैं, शॉपिंग की, कि हमने आईफोन ऑर्डर किया था, उन्होंने एक साबुन की बट्टी भेज दी हमको, ठीक है। तो दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऑलराइट। बटर समवन अप टू प्रेज और फ्लैटर, ये तो मतलब हमारी रग रग में है भाई, मक्खन लगाना बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। जो आपसे थोड़ा सुपीरियर हो, खासतौर से आपके ऑफिस में, तो जम के मक्खन लगाइए उसको, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आराम से बीते। तो क्या कर रहे हैं आप, बटर समवन अप टू प्रेज और फ्लैटर, थ्रोइंग बटर बॉल्स एट द स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स टू सी गुड फॉर्च्यून। कहीं कहीं पे ये ऐसे चढ़ावा चढ़ाते हैं हम लोग कि भगवान खुश रहें, तो कहीं पे ये प्रथा रही होगी कि भाई भगवान की मूर्ति पे मक्खन के गोले बरसाए जा रहे हैं ताकि भगवान खुश रहें। तो यहां से शायद प्रॉब्ली निकला टू बटर समवन अप, किसी को खुश रखना। हाँ, यूसेज थोड़ा नेगेटिव हो गया मक्खन लगाने का। वो क्या हो गया कि एबिलिटी कम है तो आप मक्खन लगा के काम चला रहे हैं, बटर समवन अप। देन यू हैव पुलिंग समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, जैसे हिंदी में कहते हैं टांग खींचना, परेशान करना। टीजिंग समवन, कैसे आया, thieves stripped their victims to rob them। क्या होता था कि भाई चोर लोग क्या करते थे, एक पतला सा तार बांध देते थे सड़क के इधर से उधर, और सन्नाटी सड़क है, कोई व्यक्ति चला आ रहा है, उसको तार दिखा नहीं, वो गया गिर, उसमें पैर फंस के उसका गिर गया। वो गिरता था, चोर लोग आते थे, जो सामान उसका यहाँ वहाँ फैला होता था वो उठा के भाग जाते थे। हो सकता है जेब से भी निकाल लें, क्योंकि जब गिरे ही हुए हो तो डिफेंड थोड़े कर पाओगे अपने आप को। तो यहां से क्या निकला, पुलिंग समवन्स लेग, टीजिंग समवन। कुल मिला के पहले क्या होता था, चोर लोग इस्तेमाल करते थे, तो परेशान तो किया यार, सामान लेके भाग गया उसका, ठीक है। दैट इज पुलिंग समवन्स लेग। हैंड्स डाउन विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय फार, जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई जैसे 1983, जैसे 83 पिक्चर देखी है भी आपने, तो उसमें था कि वेस्ट इंडीज भाई बहुत स्ट्रांग टीम थी, उसको हराना नामुमकिन सा लग रहा था, इंडिया ने लेकिन हराया। उसके पहले जो बातें हो रही थी वो था कि वेस्ट इंडीज धो देगी यार, बिल्कुल वेस्ट इंडीज विल बीट इंडिया हैंड्स डाउन, कि हाथ नीचे भी रखेंगे ना तब भी हरा देंगे उनको, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है ऊपर के लिए। कहां से आया है, जॉकी कुड रिमूव हिज हैंड्स, okay, jockey could remove his hands from the reins and still win because he was so far ahead। हॉर्स रेसिंग चल रही है और एक हॉर्स है वो बहुत आगे निकल चुका है, वो इतना आगे है कि जो जॉकी है वो लगाम हाथ से छोड़ सकता है और फिर भी उसका हॉर्स उतनी कम स्पीड में भी जीत जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज विनिंग हैंड्स डाउन, बिना एफर्ट के जीत जाना। ये हॉर्स रेसिंग से एसोसिएटेड हमारा इडियम बन सकता है। ऑलराइट, जॉकी कुड रिमूव हिज हैंड्स फ्रॉम द रेन्स, लगाम है वो छोड़ दी, हाथ नीचे रख लिए, और तब भी इतनी स्पीड में है हॉर्स कि अब उसको हराना नामुमकिन सा हो गया है, विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय फार। अब अगर टुक 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 करता हुआ भी चलेगा तो भी जीत जाएगा। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पे भौंकना। ऑलराइट, परसुइंग अ मिसगाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। हम एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन हम गलत दिशा में एक्शन ले रहे हैं, तो जो काम होना है वो नहीं हुआ। अब भाई ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो कहीं जा तो रहे नहीं है, वहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वो यूजलेस नहीं है क्योंकि वहां पे कैलोरी बर्न हो रही है। बट हाँ, बात क्या है कि करना है कुछ लेकिन आपने उसका प्लान गलत बना लिया और उल्टी दिशा में चले गए। दैट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। परसुइंग अ मिसगाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन, रेफरिंग टू हंटिंग व्हेन अ डॉग वुड बार्क एट द बॉटम ऑफ द रॉन्ग ट्री आफ्टर द प्रे हैज मूव्ड टू द नेक्स्ट वन। डॉग ने चेज किया, हाउंड्स ने किसी प्रे को चेज किया
और उनको लगा कि यार इस पेड़ पे है वो, तो नीचे वो भौंक रहे खड़े होके, जबकि जो प्रे है वो उस पेड़ से हटके किसी दूसरे पेड़ पे चला गया। सो डॉग्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, वो गलत पेड़ पे भौंक रहे हैं, क्योंकि अब जो उनका शिकार है वहां पे है ही नहीं, वो आगे बढ़ गया। दैट इज what is meant by barking up the wrong tree, pursuing a misguided course of action। उसको मिसगाइडेंस हो गया, वो गलत जगह पे खड़ा होके शिकार ढूंढ रहा है, जबकि शिकार वहां से मूव कर चुका है। Flying off the handle, suddenly become enraged। Flying off the handle suddenly, अचानक से बिल्कुल गुस्सा आ जाना, फट पड़ना इसे कहते हैं ना, बिल्कुल कि अरे वो तो दग गए। That is flying off the handle। Poorly made axes in 1800s that would literally detach from the handle। जो कुल्हाड़ी होती है, एक लकड़ी का हैंडल होता है, ऊपर मेटल का उसका सर होता है, जिससे पेड़ वेड़ चॉप करते हैं, काटते हैं। तो अगर वो ढीला है तो कभी कभी क्या होगा, जब फुल फोर्स में हाथ घूम रहा होगा, वो हैंडल निकल के उड़ जाएगा, और वो खतरा है, क्योंकि अगर वो किसी और को लग गया तो फिर लग गया। ऑलराइट, तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल क्या हो गया, अचानक से बिल्कुल गुस्से में फट पड़ना। कहां से आया, उस कुल्हाड़ी से, जो कि अपना हैंडल छोड़ के कहीं भी घूम रही है, एक मिसाइल की तरह। ऑलराइट, सो दैट इज फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, सडनली बिकम enraged। आप देख रहे हैं हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी इडियम सामने आ रहा है उसको सिंपली रटने के बजाय उसके साथ कुछ जोड़ दिया जाए। अब जैसे फ्लाइंग ऑफ द हैंडल है, अगर आपको कुल्हाड़ी याद आ गई तो आपको इसका मीनिंग याद आ जाएगा। ऑल एट सी, अगर आपको जहाज, पानी, ये सब कुछ याद आ गया तो उसका मीनिंग आप जो ऑप्शंस होंगे एटलीस्ट उसमें से तो निकाल ही लेंगे, चूज कर ही लेंगे। तो रटने से बेटर है कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए ताकि चीजें ध्यान रहे थोड़ी। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, टू एंड्योर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। एक सिचुएशन है जो कि आपके मन मुताबिक नहीं है, बुरी है, खराब है, आप किसी तरह उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी तरह उसको झेल रहे हैं। बाइट द बुलेट कहां से आया, इन 1800s बिफोर एनेस्थीसिया, जो देते हैं सुन्न करने के लिए, became common, patients would literally bite on a bullet to endure pain of having a surgery। जब एनेस्थीसिया नहीं था तो सर्जरी जो होती थी तो ऑब्वियसली वो तो पूरा दर्द आपको महसूस हो रहा है, पूरा दर्द आपको झेलना पड़ रहा है, तो पेशेंट्स के मुंह में छोटी सी बुलेट रख देते थे ताकि उसका दर्द उसको थोड़ा कम महसूस हो जब वो उस बुलेट को चबाने की कोशिश। देखिए जब आपको दर्द होता है आप दांत भींचते हैं, कुछ उसी पैटर्न पे ये काम हो रहा था कि मुंह में भाई छोटी सी बुलेट रख दो ताकि वो जब दर्द हो उसको तो कम से कम उस पर जोर लगाए वो, और उसका थोड़ा झेल पाए। दर्द तो क्या ही कम होगा, लेकिन जो भी दर्द है उसको थोड़ा झेल ले जाए। टू एंड्योर अन अनप्लेजेंट सिचुएशन, यहां से चीज आई कि भैया इतना कष्ट झेलने के लिए बाइट द बुलेट। माइंडिंग योर पीज एंड क्यूज, बीइंग एट योर वेरी बेस्ट बिहेवियर। अपने पीज एंड क्यूज आप माइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपने सबसे अच्छे बिहेवियर पे हैं, आचरण। Bartenders would keep track of pints and quarts consumed with letters P and Q। बार में है कोई बंदा पिए जा रहा है, तो जो बारटेंडर होता था उसका काम होता था कि भैया नोट किए रहो ये कितने पाइंट्स पिए हैं, कितने क्वार्टर पिए हैं। माइंड हिज पीज एंड क्यूज, सो दैट जब बिलिंग का टाइम आए तो कम से कम बार वाले का नुकसान ना हो कि भाई पी ज्यादा गया, पैसे हमको कम दे गया है। सो दैट वाज माइंडिंग पीज एंड क्यूज। मीनिंग होते होते डेवलप होते क्या निकला, मीनिंग इसका ये निकला कि एट योर बेस्ट बिहेवियर। इनफैक्ट आप पीने वाले के एंगल से भी सोच सकते हैं कि वो अपने पीज एंड क्यूज माइंड कर रहा है कि ज्यादा तो नहीं हो रही। घर से निकले थे ये सोच के कि एक मारेंगे, ऐसा तो नहीं कि 3-4 खिंच गया हो मामला यहाँ पे। माइंड योर पाइंट्स एंड क्वार्ट्स, कितना पी रहे हैं ध्यान रखिए उसका। ऑलराइट, देन यू हैव टर्न अ ब्लाइंड आई, टू कॉन्शियसली इग्नोर अनवांटेड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके पास है लेकिन आप चाहते नहीं वो आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, उसकी तरफ वो आंख रखी हुई है जिससे दिखाई नहीं पड़ता है। नेल्सन जी से आया था ये। नेल्सन सीइंग थ्रू द टेलीस्कोप यूजिंग हिज ब्लाइंड आई टू अवॉइड सिग्नल्स फ्रॉम हिज सुपीरियर आस्किंग हिम टू विथड्रॉ फ्रॉम द बैटल। नेल्सन के बारे में कहते हैं कि भाई एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, तो लड़ाई चल रही है, जहाजों की बम बम गोले बरस रहे हैं, और इनका जो सुपीरियर है दूर से वो देख रहा है कि शायद हार जाएंगे यार हम लोग, जहाज भी डूब जाएगा, मर भी जाएंगे। तो उसने इशारा किया इनको कि भाई लड़ाई रुको और भागो वहां से। तो नेल्सन जिस आंख से नहीं दिखाई पड़ता था उसने टेलीस्कोप में वो आंख लगा दी और अपने जूनियर को बोला कि यार मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, सिग्नल वगैरह तो बात की बात है और लड़ाई
कंटिन्यू कर दी. दैट इज टर्न अ ब्लाइंड आई टू कॉन्शियसली इग्नोर अनवांटेड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते हैं उसको आपने इग्नोर कर दिया. स्टील समवन्स थंडर, डिवाइस दैट इमिटेटेड द साउंड ऑफ थंडर. ओके, स्टील समवन्स थंडर का क्या था? इसका मतलब ये होता है कि किसी के जो अचीवमेंट है, किसी का जो एक कहते हैं ना मोमेंट है, जो आपने वो मोमेंट अपने नाम कर लिया. स्टील समवन्स थंडर. हुआ क्या था, एक बंदे ने थिएटर में जो बिजली गड़कती है, चमकती है, उसकी जो आवाज होती है वो किसी तरह से निकालने का उसने कुछ फॉर्मूला निकाल लिया. उन्होंने अपने प्ले में यूज किया, उनका प्ले उतना चला नहीं, फ्लॉप हो गया. किसी दूसरे व्यक्ति ने वो आवाज वाला जो टेक्निक थी वो उठाई और अपने प्ले में यूज कर ली, उनका प्ले सुपर हिट हो गया. तो भाई हमने तो काम अच्छा किया बट हमारा काम चला नहीं, इन्होंने हमारा ही चीजें कॉपी करके चुरा के अपने में लगा लिया, इनकी सुपर हिट हो गई. सो दैट वाज स्टीलिंग समवन्स थंडर. किसी का कोई मोमेंट है बड़े भारी अचीवमेंट का, और वहां पे आपने कुछ ऐसा कर दिया कि शायद उससे बड़ा मोमेंट हो जाए, या हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाए और आपका थोड़ा नाम ज्यादा हो जाए. तो दैट इज व्हाट इज स्टीलिंग समवन्स थंडर. एक बैट्समैन ने मान लीजिए 120-21 रन बनाए और उसी मैच में किसी बॉलर ने 10 विकेट ले लिए एक इनिंग्स में. तो ये 10 विकेट बहुत कम होता है, 3 बार हुआ है. 120 रन तो बहुत बार बने हैं. तो ये क्या हुआ, द बॉलर स्टोल द बैट्समैन्स थंडर. इस तरह से चीज ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट. टू फोर्स समवन इनटू फाइनेंशियल रुइन, यूजलेस गिफ्ट. किसी को सफेद हाथी देना होता है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह कर दी जाए, क्योंकि हाथी पालना आसान काम नहीं है. एंड क्या हुआ, व्हाइट एलिफेंट इज अ यूजलेस गिफ्ट. किसी काम का नहीं है, केवल खर्चा करा रहा है. तो अगर आप किसी को व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एग्रीवेट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं उसको. बाय एंड लार्ज, इन जनरल, ये अगेन सेलर्स यूज करते थे. विंड कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन यूज्ड बाय सेलर्स. कि बाय एंड लार्ज हवा मतलब कहीं से भी आ रही, तो बाय एंड लार्ज मतलब इन जनरल. इट इज नथिंग स्पेसिफिक, इट इज इन जनरल. गिव द कोल्ड शोल्डर, टर्निंग योर बैक ऑन समवन. अगर आप किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. सर्व अ कोल्ड स्लाइस ऑफ पोर्क, मटन और बीफ शोल्डर टू सटली सिग्नल दैट मील वाज ओवर. आप किसी पार्टी में गए, यूरोप की बात है, पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाना पड़ गया है कम, और आप उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं जो सूत रहे हैं इतनी देर से बैठ के. तो क्या हुआ, आपको जो मटन मीट या जो भी है उसका कोल्ड शोल्डर दे दिया, एक स्लाइस काट के शोल्डर का कोल्ड सर्व कर दिया. तो वो एक इशारा होता था सीधा सीधा कि गुरुजी ऐसा है, अब आप हमको बर्दाश्त नहीं हो रहे, निकल लो यहां से. सो दैट इज व्हाट इज गिव द कोल्ड शोल्डर, टर्निंग योर बैक ऑन समवन, किसी को इग्नोर करना. तो जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते उलते रहते हैं और हेलो हाय होती रहती है, फिर आप किसी एक बड़े फंक्शन में उससे मिलते हैं, उसने आपको सिर्फ देखा ही नहीं, जानबूझ के, मतलब देख के देखा कर दिया, इग्नोर कर दिया. तो उसने क्या किया, ही गिव यू अ कोल्ड शोल्डर, दूर रहो यार यहाँ से, वैसे तो मिलना ठीक है बट सबके सामने आप मुझसे दूर रहिए, क्लास का नहीं है, ये मतलब हो गया कुछ. नेक्स्ट, टिल द काउज कम होम, टू वेट फॉर एवर. बहुत लंबा इंतजार करना. टिल द काउज कम होम, बहुत लंबा इंतजार करना. कहां से आया, यूरोप से फिर से आया. Cows were often milked at night, making it one of the last tasks on a farmer's to-do list. हमारे यहाँ तो शायद सुबह सुबह पहला काम यही करते हैं और शाम को ही जल्दी कर लेते हैं, बट होता हुआ कुछ वहां पे गाय को मिल करना अंतिम टास्क होती थी कि बिल्कुल आखिरी में सारे काम निपट जाएंगे. तो क्या है कि अगर आपको फ्रेश मिल्क चाहिए तो आप इंतजार करते रहिए फिर रात का. सो दैट इज टिल द काउज कम होम, टू वेट फॉर एवर, ये इसका मतलब हुआ. नेक्स्ट इज किक द बकेट. किक द बकेट, समवन हैज डाइड. कहीं एक जोक था कि अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग उस पे बकेट सर्च कर रहे होंगे तो वो बाकी प्रेफरेंसेस भी देता है, उसके साथ एक रस्सी भी आती है. तो आदमी बकेट पे खड़ा हुआ, पंखे में रस्सी डाली, गले में डाला और बकेट को लात मार दी, तो क्या हुआ, लटक गया. किक द बकेट. हालांकि ऐसा हमने बनाया है, शायद ऐसा नहीं होगा. हैंगिंग oneself by standing on a bucket and kicking it. थिंग इज,
याद रहेगा इस तरह से, ये बात है. दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस. लूप होल फाइंडिंग, ये लूप होल देखिए लॉज बनाए हुए हैं और हमारे वकील बड़े धुरंधर हैं, कोई ना कोई कमी उसमें निकाल ही लेते हैं. फाइंडिंग अ लीगल टेक्निकलिटी दैट अलाउज समवन टू इवेड कंप्लायंस. एक लॉ है, आपने उसे तोड़ा और आपके वकील ने उसको ये समझा दिया कि सर मतलब ये तो इन्होंने तोड़ा ही नहीं है, ऐसी जैसी तो यहाँ पे बात कही नहीं है, जो कहा है उसका ये मतलब है, उन्होंने फॉलो किया. क्या किया? लूप होल का फायदा उठाया है, लीगल टेक्निकलिटी का. A very small slit-like opening in a seemingly impenetrable wall. एक ऐसी दीवार जिसको लग ही नहीं रहा कि भेद पाएंगे, उसमें एक छोटा सा होल बना दिया, क्रैक कर दिया या स्लिट ओपनिंग कर दी है ताकि एक छोटा बच्चा या एक छोटा अडल्ट वहां से निकल जाए. दैट वाज अ लूप होल. वहां से आया कि भाई बहुत टाइट लॉ है हमारे देश का, लेकिन फिर भी आदमी बच जाता है क्योंकि उसमें लूप होल्स आ जाते हैं. फाइंडिंग अ लीगल टेक्निकलिटी दैट अलाउज समवन टू इवेड कंप्लायंस. रेड टेप, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क. बड़ी पुरानी शिकायत है हमारे देश की कि ब्यूरोक्रेसी में जो है काम जो है नहीं होते हैं जल्दी, पेपर वर्क में अटका देते हैं और आप दौड़ते रहिए ऑफिस और फाइल आपकी मूव नहीं करती. दैट इज रेड टेपिज्म. Official documents were tied up with red tape since the 16th century, making it difficult to access them. I think they are again talking about UK. कि भाई जो official document होती थी वो लाल टेप से बनी पड़ी रहती थी और उनको एक्सेस नहीं होता था आम जनता का. आम जनता को उन फाइल्स का एक्सेस नहीं होता था, तो उनको पता ही इंफॉर्मेशन नहीं है कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो क्या है काम डिले होता चला जा रहा है. दैट इज रेड टेपिज्म. कि आपकी फाइल को बांध दिया, काम हो नहीं रहा आगे, जब तक आप कुछ और नहीं मतलब ग्रीस द पाम्स वाली बात यहां पे आती है. दैट इज रेड टेप, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क. ग्रेवयार्ड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट. People being buried alive, a string tied to a bell to signal if someone was alive. भाई गलती से कोई जीवित व्यक्ति को दफना दिया गया मृत समझ के, वो उसकी आंख खुली थोड़ी देर बाद, वो फड़फड़ाया वहां पे, हाथ पैर फेंके यहाँ वहां. ठीक, तो क्या करते थे कि भाई उधर उधर की आवाज आ रही है यार वहां पे ग्रेवयार्ड में, तो लोगों को पता चला कि यार ऐसा कई बार हो रहा है कि हम जिंदा आदमी को ही निपटा दे रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसके हाथ में एक स्ट्रिंग बांधी और बाहर उसको निकाल के जमीन से एक घंटी में उसको जोड़ दिया, ताकि अगर वो हाथ पैर मारेगा वहां फड़फड़ाएगा तो वो स्ट्रिंग हिलेगी और घंटी बजेगी. जब घंटी बजेगी तो एक आदमी वहां जो बैठा होगा रात की शिफ्ट में, ग्रेवयार्ड शिफ्ट में, वो दौड़ के जाएगा और बताएगा कि भैया निकालो इनको, ये तो लग रहा है इनमें जान बाकी है अभी. गॉसिप, गो सिप सम एल. गॉसिप जो हम करते हैं, ये आया कि भाई जो रूलर्स होते थे, राजा लोग, वो जानना चाहते थे कि उनकी जनता क्या सोच रही है उनके बारे में या जनरली क्या बातचीत हो रही है. तो क्या कहते थे कि जो अपने आदमी होते थे उनको भेजते थे कि भाई देखो जो आसपास के छोटे मोटे रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ें हैं, धर्मशालाएं हैं, सराय हैं, वहाँ जाओ और ज़रा पता करो यार. तो वहाँ है कि आप गए अपना और आपने एक आधा पेग जो है ले लिया हाथ में और बातें करनी शुरू कर दी और बातें सुननी शुरू कर दी. गो सिप सम एल, ये आया था, जाके थोड़ा पियो ही क्या हो, मतलब थोड़ा पता करके आओ गॉसिप हो क्या रही है, बातचीत क्या हो रही है. दैट इज हाउ द टर्म गॉसिप केम इनटू बीइंग. फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस. वो कहते हैं भाई देखो सोच समझ के करो क्योंकि तुमको ही झेलना पड़ेगा. तो जो झेलना पड़ेगा वो है फेस द म्यूजिक. ये शायद डिफेंस फोर्सेस से आया है. डिसग्रेस्ड ऑफिसर्स बीइंग ड्रम्ड आउट ऑफ देयर रेजिमेंट. आर्मी में है, कुछ ऑफिसर ने कुछ अनएक्सेप्टेबल कर लिया है और उसको निकाला जा रहा है वहां से. तो जब निकालते थे तो ढोल नगाड़े के साथ निकालते थे ताकि सबको पता रहे कि भाई साहब ने गड़बड़ की है और कोई ये गड़बड़ ना करे, वरना उनका हश्र भी यही होगा. सो दैट इज फेस द म्यूजिक. आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है और म्यूजिक बजाई जा रही है, तो एक्चुअली यू आर फेसिंग द म्यूजिक फॉर व्हाटएवर रॉन्ग यू डिड. एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस. इन कोल्ड ब्लड विदाउट इमोशन. अब माना पहले ये जाता था कि जब जैसे हम कहते हैं खून खौल उठा, तो कि भाई जब स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में है आप तो खून खौलता है, मतलब खून गर्म हो जाता है. जब इमोशंस नहीं है तो खून ठंडा रहता है. मान्यता थी, गलत थी. ओल्ड नोशन दैट टेम्परेचर ऑफ द ब्लड रोज विद एक्साइटमेंट. तो जब
इन कोल्ड ब्लड आप कुछ करते हैं तो आप बिना इमोशन के करते हैं, मतलब बहुत जैसे होता है ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, विच मीन्स बहुत ही ब्रूटली मारा गया है बिना इमोशंस के, मतलब जैसे कहते टुकड़े टुकड़े कर दिए उस तरह से, दैट इज इन कोल्ड ब्लड। क्योंकि मानता धारणा क्या थी कि जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं तो खून खोलता है, जब आप इमोशनलेस होते हैं तो खून ठंडा होता है, तो इमोशनलेस हैं तो इन कोल्ड ब्लड है, यहां से ये यूसेज आया। पे थ्रू द नोज टू पे अ हाई प्राइस, थ्रू द नोज, ये शायद डेनमार्क, डेन्स imposed exorbitant बहुत हाई टैक्सेस बाय काउंटिंग द नोजेस ऑफ आयरिश। आयरलैंड पे डेनमार्क वाले राज कर रहे थे, तो वहां पे टैक्सेस, जिसकी जितनी लंबी नाक उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। मन है भाई, आप राजा हो, रूलर हो, कुछ भी लगा दो वहां पे फंडामेंटल। सो दैट वाज पेइंग थ्रू द नोज, बहुत ज्यादा पैसा देना किसी चीज का, टू पे अ वेरी हाई प्राइस, पेइंग थ्रू द नोज। चार्ली हॉर्स मसल क्रैम्प, किया क्या था 1640 के आसपास। चार्ल्स वन एक्सपैंडेड द पुलिस फोर्स विदाउट इनफ हॉर्सेस। Personnel patrolled on foot and joked their sore feet were a result of riding Charlie's horse. चार्ली वन थे भाई, राजा थे, उन्होंने बोला पुलिस फोर्स बढ़ाओ, तो फोर्स तो बढ़ा दी, घोड़े नहीं दिए सबको। तो जो पुलिस में बेचारे पैदल चलते थे दिन भर, उनके पैर जाते थे सूज, तो एक मजाक बना दिया कि भाई चार्लीज हॉर्स पे चल रहे थे हम लोग, इसीलिए ये हो गया। तो चार्लीज हॉर्स क्या हो गया, अ मसल क्रैम्प हो गया, ओवर वर्क से। नॉट अप टू द स्क्रैच, inadequate या subpar, ये बॉक्सिंग से है रिलेटेड। In the early days of boxing, there was no bell to signal the start of a round. Instead, the referee scratched a line between the two fighters, and fight would begin when both fighters stepped over it. When a boxer could not cross the line, he was said to be not up to scratch. घंटी नहीं बजती थी, एक लाइन खींच देते थे, और दोनों बॉक्सर जब वो लाइन पार करते थे तब लड़ाई शुरू होती थी। जो नहीं पार करता था उसको कहते थे यू आर नॉट अप टू द स्क्रैच, मतलब आप अभी लड़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते, सब पार है, इन एडिक्वेट है। Caught red-handed, caught in the act, मर्डर किया है, हाथ खून से सने हैं, पकड़े गए। Butchering of livestock, but could only be proved when caught with a dead animal and blood on the hands. पहले या अभी भी आप अगर देखें किसी से दुश्मनी निकालनी है तो लोग अगर उसके जानवर को मार देंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा कर देंगे वो, लेकिन ऐसे में सजा तब भी मिल पाती थी, प्रूफ तभी हो पाता था जब रंगे हाथों पकड़ा जाए व्यक्ति। So that is what is caught red-handed, caught in the act, काम करते हुए पकड़ा गया तो उसका क्राइम प्रूव कर सकते हैं। bury the hatchet, make peace with the enemy, वापस सुलह कर लेना। Some Native American tribes declared peace by literally burying a tomahawk in the ground. ये छोटा सा कुछ छुरी खंजर टाइप का होता था, तो दोनों लोग उसको, दोनों दुश्मन बैठ के जमीन में गाड़ दिया करते थे उसको। दैट वाज बरी द हैचेट, कि भाई आज से पुरानी दुश्मनी भूल के हम लोग मित्रता कर लेते हैं, ये खून खराबा बंद करो, बरी द हैचेट। स्प्रिंग चिकन, यंग। बिफोर वार्म hen houses, chicks could not be raised during winters and spring chicks used to bring the best premium. अब तो अगर पाउल्ट्री है तो आप देखें वहां पे बल्ब लगा के रखते हैं, वार्म रखते हैं, लेकिन अदरवाइज विंटर्स में पॉसिबल नहीं था। तो जो स्प्रिंग चिकन था वो सबसे ज्यादा बिका करते थे, तो स्प्रिंग चिकन यंग की बात। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैविंग अ हिडन एजेंडा, एक कहते नहीं भाई छुपा हुआ कुछ आपका मकसद है किसी चीज के पीछे। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो घिस रहे थे, छोटे थे तो चाकू तेज करने की कुछ मशीन पे काम कर रहे थे, तो पड़ोसी निकला, बोला कैसे क्या हो रहा है, ये बोला ऐसे होता है भाई, धार आ जाती है। तो उसने अपना निकाला जो भी डैगर नाइफ जो भी था, बोला इसको जरा दिखाओ हमको, ऐसे कैसे मान लें। तो उन्होंने घिस के उसको शार्प कर दिया, वो लिया चला गया। तो उसका एजेंडा ये नहीं था कि वो उस पर पता करिए कैसे हो रहा है, उनका एजेंडा ये था कि मेरा जो डैगर या नाइफ है ये शार्प हो जाए, मैं यहां से चलूं। तो दैट वाज हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड। हैम एक्टर, समवन हु एंजॉयज पुटिंग ऑन अ शो। हैम एक्टर वो होते हैं जो कि ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। लेस देन टैलेंटेड एक्टर्स अपीयर्ड इन ब्लैक फेस मेकअप विच दे क्लीन विद हैम फैट। जो एक्टर्स थोड़े बेकार से होते थे तो उनको मेकअप कर दिया जाता था कि भाई तुम दिखो ही मत, तुम्हारा चेहरा ही ना दिखे, तुम्हारे इमोशन दिखने नहीं चाहिए। तो जो ब्लैक कलर जो साफ करना होता था वो हैम के फैट के साथ साफ करते थे, तो वहां से टर्म आया हैम एक्टर, समवन हु एंजॉयज पुटिंग ऑन अ शो। And here we finish
आज का सेशन हमारा खत्म होता है। मेरे ख्याल से 30 इडियम्स हमने आज कवर किए हैं। द मेन एजेंडा वाज कि आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए कि भाई देखिए, साथ में एसोसिएटेड कहानी वानी अगर आप याद रखेंगे, कुछ बना लेंगे, तो इनको याद करना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। रट्टा मारते रहेंगे तो भूलते भी रहेंगे। ऑलराइट, सो कीप वर्किंग हार्ड। एग्जाम पास में है आपका, लगन से लगे रहिए जैसे कि अभी तक लगे हुए हैं। गुड लक, सी यू सून, बाय बाय।